हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। बाढ़ तूफान से नुकसान को कम करने की तैयारी तो देखी गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे आने वाले मौसम यानी सर्दी के मौसम में शीतलहर लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर आती है, जिसका असर जान माल के नुकसान पर होता है। शीतलहर को प्राकृतिक आपदा में शामिल करना इसके नुकसान की गंभीरता को बताता है। अब से 2 से 3 महीने बाद के लिए कितना हम तैयार हैं, कितना देश की तमाम वो संस्थाएं तैयार हैं जो इस आपदा की तरफ काम करेंगी, जानेंगे अपने खास विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले एक नजर इस पर भी डालते हैं कि मौसम विभाग ने 17 राज्यों को कोर कोल्ड वेव यानी शीतलहर जोन में शामिल किया है। इस जोन में दिसंबर 2000 से लेकर फरवरी 2020 के दौरान अपेक्षाकृत सामान्य न्यूनतम तापमान से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ये वो 17 राज्य हैं जहां शीतलहर का प्रकोप सबसे भीषण रहेगा, ये अनुमान लगाया गया है। इसी पर और बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतः हसनैन साहब हैं, ये सदस्य हैं एनडीए में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतः हसनैन साहब। हमारे साथ डॉक्टर एम प्रभाकर हैं, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एनआईसीआरए, मिनिस्ट्री रिस्पांस फॉर कोल्ड वेव मैनेजमेंट से आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभाकर। और हमारे साथ हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश कुमार, वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले अतः हसनैन साहब आपका ही रुख करेंगे, इसलिए भी कि शीतलहर को एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखने के पीछे वो क्या कारण रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बड़े एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। खास तौर पे पिछले साल ही आप देख लीजिए, दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में जिस तरह से सर्दी के मौसम में शीतलहर आई थी पूरे भारत में, और उस पिछले तकरीबन 15-20 सालों में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो पिछले साल ही हुई थी, मतलब जनवरी दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में। तो इसका असर ऑब्वियसली ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक आपदा बन गई है, और ये एक अजीब किस्म की आपदा है कि इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आमतौर पे जो ज्यादातर आपदाएं हैं उनके लिए तो हम वार्निंग के बारे में सोचते हैं, कैसे इसकी वार्निंग हम पहले से इसको हम हासिल करें, कैसे हम किस लोगों को दें। मगर यहाँ ये एक आपदा है जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हर साल कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी तकरीबन फरवरी के महीने तक आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसकी पहचान करें और लोगों को सेंसिटाइज करें। ये स्टेट्स की जवाबदारी होती है। स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी होते हैं, हर मिनिस्ट्री का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, इंस्टीट्यूशंस के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होते हैं। उन सबको सेंसिटाइज करना कि ये एक आपदा है जो प्रिडिक्टेबल आपदा है, उसकी तैयारी हम बहुत पहले कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में हम इसकी बात जो है दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए अभी से हमने शुरू कर दी है। जी, डॉक्टर नरेश कुमार का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 17 राज्यों को 2019 में शामिल किया गया कोर कोल्ड वेव जोन में, क्या ये राज्य इस बार की तैयारी में कुछ इसमें वृद्धि हो सकती है, और इन राज्यों को लेकर आने वाले समय के लिए किस तरह के प्रिडिक्शंस रहे हैं, और जो पिछले प्रिडिक्शंस रहे हैं उनके लिहाज से तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से व्हाट इज वी कंसीडर एज ए कोल्ड वेव। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि जब जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से 4.5 से नीचे गिर जाते हैं तो हम उसको कोल्ड वेव कहते हैं। इफ इट इज बिटवीन 4.5 एंड 6.5 तो कोल्ड वेव कहते हैं। अगर इससे भी और नीचे नॉर्मल से टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं तो हम इसको सीवियर कोल्ड वेव कहते हैं। और दूसरा जो आईएमडी का क्राइटेरिया है, अगर किसी भी सिटी का जो टेम्परेचर 4 डिग्री है तो दैट वी विल से कोल्ड वेव, और अगर 2 डिग्री से नीचे है तो हम उसको सीवियर कोल्ड वेव कहते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि जनरली ये कोल्ड वेव का जो रीजन है वो पूरा नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री रहता है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थर्न, सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज। इस रीजन में जनरली कोल्ड वेव्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसके लिए अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो हम पिछले 2-3 सालों से 1 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक, दिसंबर जनवरी फरवरी
एक स्पेशल हम बुलेटिन्स तैयार करते हैं स्पेसिफिकली इसके जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। इससे पहले कि 6-7 दिन पहले हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले 7 दिनों में, जैसे इवन 10 दिनों में क्या होने वाला है। और जो कोल्ड वेव होता है इस रीजन में, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स मेनली रिलेटेड विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जनरली क्या होता है कि जैसे ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्नोफॉल देके जाता है तो उसके बाद जो विंड पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो फिर ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड हिमालय से आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण टेम्परेचर्स फॉल हो जाते हैं। और अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, अभी तक हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% रहती है कि हम 3 से 4 दिन पहले इसको बता पाते हैं। तो आपके हिसाब से 3 से 4 दिन पहले अगर एक तरह से इसका अनुमान लगाया जा सकता है तो तैयारी का भी पर्याप्त समय कहा जा सकता है कि मिलता होगा। डॉक्टर प्रभाकर हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रभाकर, शीतलहर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा कहें, एक ऐसा मौसम में एक इस तरह की मुसीबत कहें कि जिसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ये हर साल होता है। मौसम विभाग से जिस तरह से डॉक्टर नरेश ने बताया कि 3 से 4 दिन का से पहले अनुमान लगा लिया जाता है, तो ये वक्त भी पर्याप्त कहा जाएगा। किस तरह से तैयारियां की गई हैं पिछले कुछ सालों में, क्या बड़ी तब्दीलियां रही हैं कि इसमें हमने जान के नुकसान पर काबू पाया? देखिए, अभी जो शीतल लहर का जो बात हो रहा है, इसका अंदाज हमको 20 साल से पहले इतना नहीं था। अभी पिछले 20 साल में और इसका प्रभाव जो है, जैसे बताया नरेश कुमार साहब ने बताया था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो और पंजाब, हरियाणा, ये जिले हैं, इसमें इनका ये इलाके में इसका प्रभाव बहुत सारा अधिक है। और हमने पहले इसका मैक्सिमम डैमेज देखा 202 से 203 साल में हजारों का एकड़ में नुकसान हुआ पौधों का, खासकर ट्री प्लांटेशंस में, आम हो, नहीं तो पपीता हो, नहीं तो लीची, बनाना, गावा, पोमोग्रेनेट, ये सब कुछ जगह पे इतना नुकसान हुआ, उसको पूरा निकालना पड़ा, पूरा ऑर्चर्ड्स को निकाल के और दूसरा फ्रेश प्लांटिंग के लिए जाना पड़ा। और इसके बाद हमने ऐसे प्रणाली का किया है, उसको कैसे हमने रुक सकते, उसके लिए कैसे उसका असर कम करने के लिए जो भी टेक्निक्स है उसको पूरा हमने रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको जैसे बताया 3-4 दिन पहले आपको मालूम होगा, सबसे अच्छा और सरल मेथड ये होता इरिगेशन, पानी दीजिए। पानी देने से क्या होता, सॉइल में जो पानी का जो टेम्परेचर कम होने का प्रभाव उसको कम करता पौधे पे, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड इरिगेशन, आपको पास स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर दीजिए, नहीं तो ड्रिप है तो ड्रिप दीजिए, लेकिन 3-4 दिन पहले शुरू कीजिए पानी देना। और एक ही बार ज्यादा पानी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा एक दिन के बाद ऐसे पानी करके आपका जमीन में पानी इकट्ठा हुआ तो इसका असर कम होता शीतल लहर का। दूसरी चीज, आपके पास बड़ा बड़ा प्लांटेशंस हो तो आपने उसमें मल्चिंग बोलते हैं, सॉइल के ऊपर ड्राइड लीफ हो, नहीं तो प्लास्टिक मल्चिंग, काला कलर का प्लास्टिक मल्च मिलता है मार्केट में आजकल, उसको जमीन पे आपने फैला दिया तो उसका असर कम होता है। ये है मैडम। डॉक्टर प्रभाकर, लेकिन किसानों तक इन तमाम एक तरह से सुझावों को किस तरह से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया ICAR की तरफ से। आप जैसे पहले बताया, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इकरा प्रोजेक्ट शॉर्टली इसको बोलते हैं। हमने इसमें हर एक राष्ट्र में 2-3 जिले को हमने चुन के वहां पे एक गांव को अडॉप्ट किया। ये गांव में आपने जो भी ये टेक्निक्स में जो नहीं बताया, इस सभी को हमने डेमोन्स्ट्रेशन को मोड पे लाके फार्मर्स को दिखाया सब कुछ, कैसे काम करता, कितने दिन पहले ये कौन सा चीज करना है, ये सब कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेट के मोड में सबको फार्मर्स को लगातार जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो भी KVK कृषि विज्ञान केंद्र जो भी है, उनकी तरह से भी अग्रोमेट एडवाइजर्स भी दे रहे हैं।
मोबाइल फोन से, रेडियो से, ये सब कुछ जानकारी पहले से दे रहे हैं। और ये शीतल लहर जाने के बाद भी जो भी नुकसान हुआ उसको कैसे, उससे कैसे हम बचाना है, ये भी जानकारी हम फार्मर्स को दे रहे हैं। अतस्नैन साहब, हमने अपने इस आपदा का सामना कार्यक्रम में कई ऐसी मौजूदा मौसम की आपदाओं की भी बात की है, लेकिन जब हम शीतलहर की बात करते हैं तो ये काफी वक्त देता है तैयारियों को लेकर। तो उस दौरान किस तरह की तैयारियों की तरफ काम किया जाता है साल भर, और एनडीएमए की क्या भूमिका रहती है उसमें? देखिए, एनडीएमए की जवाबदारी है कि पूरी आपदाओं को पहचानना और खास तौर पे उनकी एनालिसिस करना, देखना कि क्या असर किस जगह पर होगा, इसकी मैपिंग कराना कि कौन से जिले, कौन से राज्य हैं, कौन से जिले हैं जहां पर इसका ज्यादातर असर होगा। और फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा लगाव रहता है, जो हमको बता सकते हैं कि किस तरह से इसका असर जो है वो कम हो सकता है। अब आप इन्वायरमेंट का देखिए, ये खासतौर पे एक नई चीज है। आप देख रहे हैं जैसे दिल्ली जैसा शहर या पंजाब में देखिए आप, जब शीतलहर ज्यादा चलती है उस वक्त खास तौर पे इन्वायरमेंट पे बहुत असर पड़ता है। आप देखते हैं कि लोगों की बीमारियां बढ़ती हैं, और इस साल ये खास तौर पे कोविड-19 के साथ साथ ये एक अलग चुनौती बन जाएगी, क्योंकि नजला होता है लोगों को, जुकाम होता है लोगों को, और पहचानना आसानी से पहचानना कि क्या है, ये नजला है कि कोई कोविड की थ्रेट है, ये इन चीजों के ऊपर एजुकेशन अवेयरनेस हमको बढ़ानी पड़ती है। तो ये एक आईईसी प्रोग्राम होते हैं हमारे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के प्रोग्राम, जिनको हम पूरे साल 365 दिन इनको हम अपनाते हैं, और छोटे छोटे फिल्मों के जरिए, छोटी कहानियों के जरिए, दूरदर्शन के जरिए, बहुत ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ये हम इनको फैलाते हैं, इसकी खबर अवेयरनेस के बारे में फैलाते हैं। फिर साथ में एसडीएमए जो स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनके साथ लगाव रखना, उनके साथ मीटिंग करना। हम तकरीबन अक्टूबर के महीने में उनसे एक बड़ी मीटिंग करते हैं, उनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इश्यूज होते हैं आपदा में, और इतनी आपदाएं आती रहती है साल भर के लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको उन सब चीजों को, ताकि वो नजरअंदाज ना हो, वो आपके साथ रहें, आपके ग्लेयर में रहें, फोकस में रहें, इनको हम सामने लाते हैं लोगों के पास। और खास तौर पे हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट, जैसे अभी आपको प्रभाकर साहब ने बताया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, क्योंकि इसका असर जो है फूड प्रोडक्शन के ऊपर हो जाता है, तो हम इंसिस्ट करते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डीपली इन्वॉल्व हैं इस तरह की चीजें में, वो भी अपने आपदा के प्रोग्राम जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है, उनको हर वक्त अपनाएं, अपडेट करें। साथ में एसडीएमएस को हम हर वक्त सलाह देते हैं कि वो भी अपने इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है उनको अपडेट करें, और कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों को बताना। 3-4 दिन का अगर आपको नोटिस मिल रहा है, तो कैसे आजकल सोशल मीडिया के जरिए खबर पहुंचाना आखिरी माइल तक, मतलब आखिरी इंसान तक, ताकि उसको भी इसके बारे में मालूम हो कि ऐसी आपदा आने वाली है और उसमें क्या असर होगा, और उसके लिए क्या उसको साधन जो है उनको अपनाने चाहिए। बिल्कुल अतस्नैन साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से बिंदु की तरफ इशारा किया है कि कोविड के इस दौर में जब हम सर्दी के मौसम की बात करते हैं, तो शीतलहर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। साथ ही साथ इस बदलते मौसम में किस तरह से और एहतियात भी बरते जाएं, उस पर भी बात करेंगे, और मौसम विभाग से भी ये भी जानेंगे कि इसके पूर्वानुमान को लेकर अभी किस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि आने वाला मौसम क्या हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इसी कार्यक्रम में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं शीतलहर से मुकाबला, आने वाले मौसम में किस तरह से तैयारी है आपदा प्रबंधन विभाग की भी और साथ ही साथ संबंधित विभागों की इस समस्या से निपटने के लिए। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सदस्य एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम प्रभाकर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं। डॉक्टर नरेश कुमार, आपके पास आना चाहेंगे। मौसम विभाग की अभी अगर बात करें शीतलहर को लेकर या सर्दी के मौसम के लिए, क्या मौसम में तब्दीलियां इस समय से शुरू हो जाती हैं या उसी दौरान, यानी कि एकदम सर्दी के मौसम में नजदीक आने पे ही वो तब्दीलियां पता चलती हैं? देखिए, जैसे अगर आप अभी बात करें, अभी क्या है कि दिस इज द टाइम कि जब मानसून अभी विथड्रॉल होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो अभी आने वाले दिनों में तो हम अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एटलीस्ट 1 वीक की अभी मानसून विथड्रॉल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब विथड्रॉल कैसे होता है, जहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। हवाओं का पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही जब मानसून विथड्रॉल होता है तो हमारे जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ ही जो विंड पैटर्न चेंज होता है, नॉर्थ वेस्टर्लीज विंड आनी स्टार्ट होती हैं, फिर जो टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। और अभी तक अगर हम आने वाले कुछ दिनों में बात करें तो भी ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। स्टिल टेम्परेचर इज वेरी हाई ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और फिर आगे जैसे जैसे ऐसे आता है तो फिर स्पेसिफिकली नवंबर एंड में जो टेम्परेचर्स फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, देन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम एक स्पेशल एक कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसको फोरकास्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर विंटर वेदर हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम इसकी स्पेशल मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया। हम इसका एक डिटेल एक रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट बनाते हैं, जो 4 बजे हम जितने भी हमारे यूजर्स हैं, एनडीएमए हैं, डिजास्टर मैनेजर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनको हम डिसेमिनेट करते हैं। उसमें हम यही कहते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड पास्ट वेदर, और उसके बाद आने वाले 5 से 10 दिनों में कैसे कैसे विंड पैटर्न्स रहेंगे, क्या चेंजेस रहेंगी, और बेस्ड ऑन दैट वन क्या कोल्ड वेव रहेगी या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ऐसे फिर इसका फोरकास्ट करते हैं। पश्चिमी, जैसे कि जी डॉक्टर साहब, पश्चिमी विक्षोभ को किस तरह से समझा जा सकता है? देखिए, ये दिस इज जस्ट लाइक ए वेव। क्या होता है कि जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि दिस इज ए वेव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दैट इज अटलांटिक ओशन से आती रहती है। लेकिन जैसे जैसे विंटर आता है उसका जो एक्सटेंड थ्रोवर्ड साउथवर्ड आ जाता है। अभी जो उसका इम्पैक्ट है इंडियन रीजन में नहीं आता। जनरली नवंबर के बाद इसका इम्पैक्ट इंडियन रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ही जब विंड पैटर्न चेंज हुए, तो बेस्ड ऑन दैट वन, जैसे मैं अभी ब्रीफ कर रहा था, एनडीएमए की गाइडेंस के हिसाब से हम फिर हीट वेव या कोल्ड वेव का इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग देते हैं कि व्हाट विल बी इट्स probable impact over the general human being, and then NDMA has prepared special action plans, do's and don'ts for cold wave. उसके साथ ही along with NDMA we provide the guidance to all the disaster managers and our users. जी हाँ, क्या एहतियात बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब, उस पर तो बात करेंगे। न्यूनतम तापमान का कम होना, अधिकतम तापमान का गिर जाना, ये इसको एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं शीतलहर को। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ठंड में बारिश का होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी क्या मौसम में ये परिवर्तन देखा जा रहा है? Sorry, I could not get your point. जलवायु परिवर्तन की वजह से भी इस मौसम जो शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ा है, क्या ये एक उसका कारण हो सकता है? देखिए, if you talk about the climate change, still जो studies है
उसका तो यही है कि अभी तक कितना कोई ज्यादा, हाँ जो हीट वेव है अगर उसकी बात करें, इट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, लेकिन कोल्ड वेव का कोई ऐसा इतना कोई सॉलिड स्टडी नहीं है जिसमें हम कह सके कि आने वाले दिनों में या क्लाइमेट में इसका इम्पैक्ट रहेगा। जनरली देयर आर द फ्यू स्टडीज की जो यही इंडिकेट करती हैं कि जो टेम्परेचर्स है वो विंटर में बढ़ते जा रहे हैं। तो कोल्ड वेव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंक्रीज होने का अभी तक कोई इतना कोई ज्यादा स्टडीज नहीं। जी डॉक्टर प्रभाकर, किसानों के लिए किस तरह का सुझाव है, खासकर शीतलहर में फसलों का ध्यान रखना और कम से कम नुकसान हो उस तरफ ध्यान रखने के लिए? उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, पानी का इंतजाम कर लेना इरिगेशन के लिए, फ्रीक्वेंट इरिगेशन के लिए, और प्लास्टिक मल्च, ब्लैक कलर प्लास्टिक मल्च का वो एक सुविधा है। दूसरा चीज है, आपको पहले ही पता चला कि ये जिले में शीतलहर का प्रभाव होने वाला है। आप कुछ ऐसे पौधे हैं वो इससे कम नुकसान होता, जैसे कैबेज हो, कॉलीफ्लावर हो, चेरी, ये ऐसे पौधे इससे नुकसान नहीं होता, उसके लिए लाभ होता, उसका यील्ड बढ़ता है, जितना यील्ड बढ़ता है उसका यील्ड इतना बढ़ता है। और दूसरा तरफ का जैसे पौधे होता जमीन के अंदर होता, जैसे रेडिश, कैरेट, ऐसे पौधे भी ज्यादा इससे कोल्ड वेव से ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो मेरा सोच ये है, जैसे आपको पता चला कि ये साल कोल्ड वेव आने वाला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोल्ड वेव इज मोर, ऐसे जगह पे हमको किसानों को ऐसे सलाह देना है कि ऐसे यू हैव टू गो फॉर चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न। जैसे मैंने बताया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ऐसे क्रॉप्स को दे कैन गो। और वो आने के बाद सपोज आपने फोरकास्ट नहीं कर पाया ठीक से, आ गया आपका शीतलहर आ गया, तो वो शीतलहर जाने के बाद कुछ जैसे मैंने बताया, पानी का ओवर स्प्रे करना, नहीं तो सिंपली यू कैन क्रिएट स्मोक, जैसे जैसे फार्मर्स भी ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कॉमन प्रैक्टिस है, और दे यूज्ड टू लिट ओल्ड लीव्स फायर, उससे जो स्मोक आता उससे पौधों के लिए असर कम पड़ता कोल्ड वेव का। ये भी एक तरीका है। अतः साहब, किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका अहम होती है, लेकिन हमने देखा शीतलहर जैसी आपदा से निपटने में स्वयंसेवी संस्थाओं की बड़ी भूमिका देखी गई है। तमाम उन राज्यों में जहां इसका प्रकोप भीषण रहा है वहां पर इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने आश्रय गृह, शेल्टर होम्स खोले हैं। तो किस तरह से इन तमाम संस्थाओं के साथ एनडीएमए काम कर रहा है? जी बेशक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि शीतलहर का असर आप देखें तो दोनों रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में हो। और अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में खास तौर पे, क्योंकि घर जो होते हैं इतने ज्यादा पक्के नहीं होते हैं, तो इसका असर ज्यादा होता है वहां की जनसंख्या के ऊपर, लोगों के ऊपर, और पशुओं के ऊपर खास तौर पे बहुत ज्यादा इसका असर होता है। और अर्बन एरियाज में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है इन इलाकों में, लोग जो हैं वो पक्के घरों में वो भी नहीं रहते हैं, और बहुत से लोग होमलेस होते हैं, जिनको पनाह जिनके पास नहीं होती है, सड़कों पे होते हैं लोग, डेली वेजेस होते हैं बहुत से, और लेबर क्लास के लोग होते हैं जिनके पास आमतौर पे इतने साधन नहीं होते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो इनके साथ एनडीएमए, एसडीएमएस के साथ, डीडीएमएस के साथ पूरे वक्त सेंसिटिव रहता है, एनजीओस को साथ में मिलाता है, बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो राज्यों में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको सेंसिटाइज करता है, उनको एक्टिवेट करता है। ये बहुत से ऐसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हैं जो सामने आते हैं इस तरह के मौके पर मदद करने के लिए। साथ में डूज एंड डोंट्स जो खास तौर पे हैं उसको सेंसिटाइज करना, कि क्या जैसे जब शीतलहर चल रही है तो किस तरह का खाना खाना, किस तरह के कपड़े पहनना, जैसे कि लेयर्स में कपड़े कहते हैं कि लेयर्स में कपड़े पहनना, और बाकी खास तौर पे आग से बचना, क्योंकि ये हमने देखा है पहाड़ों में खास तौर पे कि इस तरह की जब आपदा आती है तो लोग जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का प्रयोग करते हैं,
और शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हीटिंग डिवाइसेस लगती हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी बहुत सेंसिटाइजेशन करना पड़ता है लोगों को, इसके बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में चेतावनी देनी पड़ती है। तो एनडीए में इन सब चीजों में लगा रहता है। पूरे स्टेट्स, राज्यों को हमारा काम है रिमाइंड करना, पूरे वक्त उनके साथ लगाव में रहना और उनको बताते रहना। साथ में साइंटिफिक कम्युनिटी से भी हम, मेडिकल कम्युनिटी के साथ भी हम जुड़े रहते हैं। उनसे भी जो हमारे पास वार्निंग आती है, सेंसिटाइज करने के लिए जो एडवाइजरी आती है, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा ज्यादातर काम है। और स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ पूरे वक्त उनके साथ जुटे रहना और उनको सपोर्ट करना। डॉक्टर नरेश, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, सर्दी का मौसम शुरू होता है, आम जनता ये मानती है कि उस सर्दी के मौसम में बारिश होने के बाद शीतलहर की शुरुआत होती है। बारिश की भी एक बड़ी भूमिका रहती है शीतलहर की शुरुआत होने में। जो आप बोल रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली राइट। जनरली जैसे मैंने पहले भी कहा, जब कोई एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ की नॉर्थ वेस्ट इंडिया का विंड पैटर्न चेंज हुआ, और विंड पैटर्न चेंज होने से ही फिर आपकी जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, जो हिमालय से हवाएं आती हैं, वो टेम्परेचर्स में गिरावट करती है। इसीलिए जनरली हम मानते हैं कि जब भी कोई अच्छी बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद विंड पैटर्न चेंज हो जाता है और उसके बाद ये सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम जनरली ऐसा पैटर्न मेंटेन होता ही है विंटर से। जी, तो जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में हमने बात की, आने वाले मौसम में, यानी कि अब से 3 से 4 महीने के बाद जब सर्दी का मौसम शुरू होगा, तो शीतलहर से किस तरह से तैयारी है तमाम व्यवस्थाओं की, उन संस्थाओं की जो इस दिशा में आपदा से निपटने के लिए काम कर रही हैं। एनडीएमए की बड़ी भूमिका है, लगातार एनडीएमए लोगों के बीच में जाकर इन आपदाओं से निपटने के जो तमाम दिशा निर्देश होते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, इस पर जोर देती हैं और इसको उन लोगों के बीच में लेके जाती है। यानी कि आम जनता की भी भूमिका बड़ी हो जाती है। इन तमाम जो संभावित आपदाएं हैं उसको लेकर उन दिशा निर्देशों का पालन भी करें और सचेत भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, अतहसनन साहब आपका भी, डॉक्टर प्रभाकर आपका और डॉक्टर नरेश कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। और आपदा का सामना कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर आपके सामने होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर